बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो है वो लॉकडाउन बरकरार है और लोगों की परेशानियां भी बरकरार है। लोगों की मुसीबतों और परेशानियों में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। लॉकडाउन इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर लोग इस वक्त इस कदर परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं कि मुख्तलिफ तबक़ात में ये मतलब कन्वर्ट हो चुके हैं लोग इस वक्त। एक तबका वो है जो अपने घर से काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम, ये इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए और वो काम कर सकते हैं। एक वो तबका है, उनके बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। दूसरा तबका है जिनके कारोबार बंद हुए हुए हैं और उन्होंने अपने मुलाजमीन को और अपनी फैक्ट्रीज सबको, सारे बिजनेसेस जो उनके थे वो इस वक्त जो है वो कोई काम नहीं कर पा रहे और उनके लिए चीज़ें मुश्किल हुई हैं। एक तबका वो है मुलाजमीन का जो जिनमें से अगर अमेरिका में सिर्फ देखा जाए तो हर 9 में से एक बंदे की मुलाजमत चली गई। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ इतने ह्यूज फंड और सारा कुछ अवेलेबल है। पाकिस्तान में 10 में से आप हिसाब लगा सकते हैं अपने सराउंडिंग में 10 लोगों को गिन के कितने लोगों की नौकरी चली गई। एक तबका वो है जो परेशान था रोटी की वजह से, जिसका चूल्हा बंद था, वो सारे बहन भाइयों ने मिल के और ख़ुसूसी तौर पे जितने भी हमारे ये जितने NGOs हैं, जो फलाही इदारे हैं, उन लोगों की मदद तक, वहाँ तक राशन पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उन लोगों तक पहुँचा भी है। एक तबका वो है जो तनख्वाहदार है और जिसकी तनख्वाह आम दिनों में भी वो हर महीने आने से कोई 3-4 दिन पहले ख़त्म हो जाती है। उन लोगों की तनख्वाहें, अभी कुछ लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जिनमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब वो लोग शामिल हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जिन लोगों को तनख्वाहें मिली हैं उनको भी ये भी सुनने में आया कि आधी आधी तनख्वाहें दी गई। तो अब उस तबके का क्या होगा? परेशानी और फिक्र की बात यह है, जहाँ तक रही हमारी मुल्की और हुकूमती पॉलिसीज़, तो उस हिसाब से अभी तक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के बीच और एक टाइगर फोर्स जिसने इस मौके पे आके काम करना है, उस हवाले से ही मसाइल हल नहीं होकर दे रहे। तो ये ऊँट जो है किस करवट बैठने वाला है, हम लोग मतलब हमारा मुस्तकबिल क्या नज़र आता है, हमें वायरस ने नुकसान पहुंचाना है या गुर्बत और मुफलिसी ने नुकसान पहुंचाना है, हम अपने आप को आगे क्या देख रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और मेरे साथ एक समाजी कारकुन मौजूद है, जनाब हुनैद लाखानी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। मैं बताता चलूँ दोस्तों को कि आप दोस्त हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके हमारे प्रोग्राम में आज के इस मौजू के हवाले से आप अपनी राय जो है वो हम तक और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बाकी देखने वालों तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए ये नीली पट्टी में नंबर आपको नजर आ रहा है। ओके, कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात लेके तो आया। पाकिस्तान में ये कुछ अलग किस्म की मुश्किलात मतलब हमें देखने को मिल रही हैं। लॉकडाउन देखा देखी और एक जो पूरी दुनिया इससे निमटने के लिए जो तरीकाकार पे काम कर रही थी, हमने भी उसी पे ही काम किया कि लॉकडाउन हो रहा है हर जगह, लॉकडाउन कर दो। अब वो हो गया। क्या आपको लगता है कि ये बड़ी ऑनेस्टी के साथ पब्लिक, हमारे ये सारे इदारे, इवन हमारे हुक्मरान एक उसी ऑनेस्टी के साथ लॉकडाउन पे अमल कर रहे हैं और उसके असल रूह को समझते हैं? फ़हीम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और चंद दिनों से मैं भी यही सोच रहा था, काफ़ी लोगों से डिस्कशन। अब ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना से क्या हुआ है दुनिया में और हमने क्या किया है। सो एक कंप्लीट डिफरेंट कल्चर जो है वो सामने आ रहा है। लोग घरों पर बैठ गए हैं, बाहर स्ट्रीट्स पे डिफरेंट माहौल है, मिलने जुलने का माहौल अलग हो गया है।
लेकिन जो रियासत का काम था, जो हुकूमत ने करना था, देखिए लॉकडाउन जो है ये कोई पिल नहीं है कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है। लॉकडाउन के पीछे एक पूरी साइंस है कि आपने लॉकडाउन करके दूसरे काम करने हैं और उन कामों से आपने इस वबा को जो चलती रहेगी सारा अच्छा, साल वैसे वो तक। क्या होते हैं वो काम है? बंद कर दिया, ताले लगा दिए, सब रोक दे भाई, सब अपने अपने घरों में रुक जाए। अब इसके पीछे वजह क्या होती है? क्या कौन कौन से देखिए, काम जब आप होते हैं? सबको रोक दिया है, सब घरों में बैठ गए, तो आपने फैलने से इसको बचाया और फिर आपने अपने हॉस्पिटल्स को इंक्रीज करना है, बेड्स इंक्रीज करने, उस पे रेस्पिरेटर्स, उस पे वेंटिलेटर्स आपने इंक्रीज करने। तमाम मुल्कों ने वेंटिलेटर्स बनाना शुरू कर दिए। जो $7,000 का वेंटिलेटर था वो $25,000 का हो गया। सो जो जिन लोगों ने रेस्पिरेटर्स बनाने थे, जिन लोगों को ट्रेनिंग करनी थी किस तरीके से पेशेंट को जो है डील करना है, किस तरीके से पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है, जो पैरामेडिक्स हैं उन्होंने किस तरह ट्रीट करना है, जो पैरामेडिक्स का लिबास है वो बनाना शुरू करना है, आपने मास्क बनाना शुरू करने, ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट शुरू कर दें। आप बाहर से मास्क भी मंगा लो एक एक 2,000 रुपए का, बाहर से वेंटिलेटर्स भी मंगा लो एक एक 25-25 लाख रुपए के, बाहर से जो है वो कपड़े पीपीईस भी बना लो एक 20-20 हजार रुपए। दिस द टाइम कि आप अपनी नेशन को प्रिपेयर करें। प्लस सर, मैं यहाँ पे एक चीज मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए ये ऐड करना चाहूंगा कि मैं एक दफा पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया कि चेक रिपब्लिक में उन्होंने 3 दिन के अंदर उनकी आबादी जो भी है 1 करोड़ 2 करोड़, उसमें उन्होंने मास्क बांट दिए। अब इतने मास्क तो किसी के पास भी नहीं होते, मतलब किसी मुल्क में भी अब हर शहरी के लिए मास्क तो नहीं रखा होता, वो सिर्फ मेडिकल यूज के लिए, सर्जिकल मतलब यूज के लिए मास्क वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जितने लोग स्टिचिंग का काम जानते थे उन सब ने घर में बैठ के जो है वो जो उसके लिए इनफ कपड़ा था वो बना के मास्क बना के पूरे मुल्क में तकसीम के 3 दिन के अंदर एक एक शहरी ने मास्क बांधा हुआ था। आज हम लोग सारी बातें अपनी जगह, आज भी आपको बगैर मास्क के लोग नजर आते हैं और मास्क के हवाले से भी जितनी गफलत बरत रहे हैं वो भी कोरोना वायरस को रोकने के लिए नाकाफी है। जबकि जितने दर्जी हमारे माशरे में और किसी के माशरे में नहीं होंगे। जी हाँ। यहाँ पे तो हर आदमी खुद डिजाइनर है, कपड़े खुद बनाता है। मास्क बनाना जो है किसी ने सिखाया ही नहीं लोगों को किस तरह बनाना है और किस तरह आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी ने तरजीह भी नहीं समझा, इसका प्रायोरिटी भी नहीं समझा। अच्छा, प्लस मास्क तो एक चीज है ना, जिस तरह गवर्नमेंट ने इसको मैनेज किया है यूएस में भी और चाइना में भी, उसमें बाकायदा लोगों को उन्होंने सिस्टम के अंदर ले आए हैं, बिग डेटा में ले आए हैं, उनकी फेशियल रिकग्निशन हो गई हैं, उनके टेलीफोन्स के साथ उनकी मूवमेंट जो है वो मैनेज हो गई हैं। उनको पता है कि वो किस कलर में डिवाइडेड है। अगर वो ग्रीन कलर है तो वो गाड़ी भी चला सकते हैं, जहाज की टिकट भी खरीद सकते हैं। अगर वो रेड कलर है तो वो घर से भी नहीं निकल सकते। ब्लू कलर है तो शायद वो गाड़ी चला सकते हैं लेकिन हाईवे पे नहीं जा सकते और जहाज में नहीं जा सकते। सो वन शुड नो कि किसका किससे कांटेक्ट हुआ है। अब वो वाली एप्स, वो वाला बिग डेटा का मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान ने किया ही नहीं। और ये काम जिस वक्त लॉकडाउन होता है उसके साथ साथ शुरू होता है, कि इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी तक इस पे कोई प्रॉपर काम शुरू किया गया है? ये मैं आपकी राय शामिल करना चाहूंगा। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, एक वक्फे की आवाज मेरे कान में पड़ रही है और वक्फा ले लेते हैं इससे पहले कि ये ऐसे इशू है ना, हमें वक्फे जाना पड़ सकता है। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, इसी हवाले से बात करते हैं। और सॉरी आपकी कॉल्स हम नहीं ले सके, वक्फे से वापस आते हैं तो आपकी कॉल्स भी शामिल करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। हुनैद लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं, और बात हो रही है इस हवाले से कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें मुश्किलात कम होने वाली हैं या और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और कौन कौन से ऐसे तबक़ात हैं जो ज़्यादा मसाइल का सामना करने वाले हैं। इस हवाले से बात करें, एक कॉलर हमारे साथ है, पहले तरह शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है और क्या ख्यालात अपने वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फहीम, शहाद अर्ज़ कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम शहाद साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आपके मेहमान को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फहीम, पहली बात तो ये मैं अर्ज करूंगा कि ये वबा है, ये कोई अल्लाह पाक की तरफ से कि वो है। अब जब हमने एक स्लोगन लिया कि कोरोना से लड़ना है, देखिए लफ्ज जो है ना, ये जब अल्लाह पाक की तरफ से कोई चीज आती है, अगर आप उसको एंटी लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे साले ने मुझे कसी की कि भाई कहो अल्लाह से डरना है, कोरोना से बचना है।
जब आप इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह पाक को जलाल है, तो आप ये समझे वबा अल्लाह की तरफ से आई है, तो हमें एक तो दुरुस्ती ये करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ये बात कि आपने सही कहा कि जो मैंने, आप यकीन करें 3 हफ्तों से मुख्तलिफ चैनल पे भी बोल रहा हूँ कि भाई शनाख्ती कार्ड बैंक में मॉर्गेज करा लो, उसे 10,000 रुपए या 15,000 रुपए की लिमिट कर दो 1 महीने के लिए, या 20,000 कि वो अपना शनाख्ती कार्ड जाके मॉर्गेज करे किसी भी बैंक में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में 1 महीने के लिए, और 15 से 20,000 रुपए ले जाए। इसमें पता क्या होगा, सफेद पोस्ट लोग जो हैं, जो बेचारे, देखिए एक तो आप मांगने वाले रोडों पे मिल रहे हैं, एक जो बेचारे वाकई गरीब है आप ढूंढ ढांड के दे रहे हैं, एक जैसा अब आप सोचिए कि अगर मुझ जैसा भी जाए चुपचाप अपना बैंक में जाके शनाख्ती कार्ड रखवा देगा 1 महीने के लिए और लोन ले लेगा 1 महीने, क्योंकि इसलिए कि वो आदमी अपना पर्दादारी भी रखेगा और बैंक उसका सिर्फ खुफिया तौर पे ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड मॉर्गेज कर ले और पैसे दे दे 1 महीने के लिए उसको रख दे। क्योंकि आप यकीन करिए जितने भी लोग हैं लेबर क्लास तो आप दिख रही होती है, लेकिन वो क्लास जो सपोज आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, जो सपोज मेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं, जो वो जो है ना हम उसकी मदद कर रहे हैं ना वो किसी से हाथ फैला सकता है, तो उसके अपने NIT पे इख्तियार दे दें, ये कर दें। और दूसरा जखीरा अंदोजी जो का कानून है वो पूरे पाकिस्तान में लगाएं, और जखीरा जर की भी एक वो लाएं, और वो पूरे पाकिस्तान, सिर्फ इस्लामाबाद में जखीरा अंदोज नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। इस पे जरा रोशनी डलवाने प्लीज। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की, और वक्फे में भी हम तकरीबन ऐसी ही बात कर रहे थे कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जिन लोगों को राशन पहुंच गया और वो ले लिया उन लोगों ने, और वो अगर नहीं उनके पास खाना तो वो घर से बाहर आके बैठ के बच्चों को लेके कि भाई हमें राशन दें, जिसमें कुछ जो है वो पेशावर लोग भी थे, मगर खैर उन सब लोगों तक पहुँच गया। अब मैं अपने इदारे में देखता हूँ, यहाँ पे जहाँ हम काम करते हैं, एक बंदा है, मतलब इस तरह के फॉर्मेट को देखते हैं, एक बंदा जिसकी तनख्वाह है 12-14 हज़ार रुपया, जो स्वीपर है, ठीक है, उसको राशन पहुंचा दिया गया, पहुंचे काम, मिनिमम वेज हुकूमत का 17,000 है, चले 12-14 हज़ार में 5,000 में लोग इधर काम कर रहे हैं हमारे भी दो, तब भी लोग काम कर रहे हैं। और कई ऐसे इदारे हैं जहाँ पे तनख्वाहें भी नहीं दी गई महीनों। जी हाँ, जी हाँ। अब देखें कि एक बंदा जिसकी 25,000 तनख्वाह है, ठीक है, या 30,000 तनख्वाह है, जिसने घर का किराया भी देना है, बच्चों के उसने बिल्स भी, बच्चों के उसने फीसेस वगैरह भी देनी है, और उसके पास टोटल जो है उसके पास उसकी बाइक है और कुछ नहीं है, पुरानी सी बाइक, ये उसका टोटल असासा है। अब उसे 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और आगे उसे काम पे जाने की उसे इजाजत नहीं है, या मतलब सब कुछ बंद करे घर बैठा हुआ है वो। अब उसे बाहर से जो आने वाली मदद है वो कितनी है, 1,500 रुपए का राशन, 2,000 का राशन, 2,500 रुपए का डिब्बा बॉक्स बैग एक, या ज्यादातर तो 1,000 रुपए वाला राशन बांट रहे हैं। अब मुझे बताएं उससे 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 रुपए के खाने से, उसे एक बैग से उसका कितना गुजारा होने वाला है, उसकी कितनी मदद होने वाली। हम लोग क्या समय उसकी मदद होगी, ये हम लोग मिलकर भी ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते। उसके घर का किराया, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, गैस का बिल, उसका मतलब जो ज़हनी तौर पे वो परेशान हो रहा है, पता नहीं किस अजियत में बेचारे जिंदगी गुजार रहे हैं। अब उन सफेद पोश लोगों का क्या करेंगे, वो जाके लाइन, वो सही कह रहे हैं कि हम लोग लाइन ना खड़े। उन्होंने बड़ी कॉमन सेंस की बात की है कि अगर करना चाहे, नियत हो हेल्प करने की ना, तो तरीके 1000 हैं, और ना करना चाहे और सियासत करना चाहे तो फिर भी बहाने 1000 हैं। तो होता यही है हमारे यहाँ, हर चीज के अंदर सियासत आ जाती है, हर चीज के अंदर जो है लोग कहते हैं कि नहीं इसके अंदर मैं पॉइंट स्कोरिंग कर लूं, हर चीज के अंदर लोग कहते हैं कि जी इसके अंदर जो है मैं उसको नीचा दिखा दूं, अपनी पार्टी को बेहतर दिखा दूं, या अपने लोगों को, अपने करीब के लोगों को जो चापलूसी कर रहे होते हैं चारों तरफ बड़े बड़े लीडरों के, उन लोगों का काम आ जाऊं, ये वक्त है इनके काम आ जाऊं, बाकियों की खैर है खुद देख लेंगे। तो यही होता है। देखिए मैं कल का आपको भी किस्सा बता रहा था, ठट्ठा के एरिया में वहां पे छोटा सा जो नाले, इंटीरियर सिंध की बात है ना, इंटीरियर सिंध, यहाँ से कोई 1 घंटे की ड्राइव पे, ठीक है, कराची से जैसे निकलते हैं 1 घंटे की ड्राइव पे जो नाले हैं दरिया सिंध समुद्र से जहाँ मिलता है, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, और 1-1 किलोमीटर पे गांव है, किसी में 40 घर, किसी में 15 घर, किसी में 10 घर, किसी में 20 घर। लिटरली उनके घरों में जो है वो लकड़ी भी प्रॉपर नहीं है, कीकर के दरख्त काट के उसकी लकड़ी से उन्होंने झोपड़ियां बनाई हुई हैं, आधे के ऊपर छत है घास की, आधे के ऊपर छत भी नहीं है, नीचे लोग सो रहे हैं, किसी के पास नेट है, किसी के पास नेट भी नहीं है, आप सांस लें तो आपके मुंह के अंदर कीड़े जाए, ये हाल है वहां पे।
और उसमें वो लोग 1-2 मछलियां पकड़ के नेशनल हाईवे पे बेचते थे कि उससे उनको 50-100 रुपए मिल जाए तो खाना या घर की जो छोटी मोटी जरूरत है वो पूरी करते थे। ये कोई 15 दिन से, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से 1 रुपया उनके घर पे नहीं है। किचन का मैंने हाल रिकॉर्ड भी किया है, सोशल मीडिया पे भी डाला है। किचन का हाल ये कि जो एक बर्नी है जिसमें नमक होता है वो भी आखिरी लेयर है कि मुश्किल से वो स्क्रैच करके थोड़ा बहुत नमक निकाले आप, और कुछ नहीं उनके किचनों में। 1 नहीं 2 नहीं, जिस गांव में 10 घर है 10 घर का ये हाल है, जिस गांव में 40 घर है उस गांव में 40 घर का ये हाल है। तो उन तक कोई मदद नहीं पहुंची? देखिए फहीम, ये एक एरिया है जहां मैं गया, इस तरह के हजारों गांव हैं सिंध में, पूरे गांव। भाई एक गांव में 5 घर हैं, 5 के 5 अंधे रहते हैं। क्या जी? उनका मेल न्यूट्रिशन की वजह से उनके हाल ये हो गया है कि उनके अब आज़ा काम करना छोड़ दिए, उनके बच्चों के आज़ा पैदा गलत हो रहे हैं वो लोग। सो हम कैसे जवाब देंगे अल्लाह को? अल्लाह का अगर अजाब है तो इन जुल्मों की वजह से जो हमने इस दुनिया बिठाए हुए हैं, अपनी कौम पे ढाए हुए हैं, अपने तो ये आस-पास अजाब हमने जिन ढाए लोगों हुए हैं। ने, देखें जो जुल्म कर रहे हैं उन लोगों पे भी तो अजाब आना चाहिए। सवाल तो ये भी खड़ा होता है उस बेचारे इन गरीब लोगों के ऊपर ये अल्लाह का अजाब देखिए क्यों ये है? तो सब पे आ रहा है, और ये तो जब अजाब आता है तो पूरी कौम, उसमें नेक भी और वो भी सब बर्बाद होते हैं एक साथ। आप देखिए ना क्या हाल किया सीरिया के अंदर, क्या हाल किया इंडिया के अंदर। चलें वो सब छोड़ दें, हम अपने आसपास अपने गरीबों का क्या हाल कर रहे हैं। सर कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो ओके, लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर जो नीली पट्टी में आपको नजर आ जाएगा। इंडिया की आप बात कर रहे हैं। मेरी 2 रोज पहले एक जानने वाले से इंडिया में बात हुई। वो आगरा में रहते हैं भाई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या सूरत हाल है भाई? कहते लॉकडाउन बड़ा सख्त है। मैं अभी वो एक मुल्क से बाहर था, एक इवेंट करके मैं वापस आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे उन्होंने घर से बाहर टेस्ट मेरे किए, नेगेटिव आए हैं, और उन्होंने घर के अंदर मुझे बंद करने का वो ऑर्डर दिया हुआ है। तो मैंने कहा तो बाहर नहीं निकलता? कहता कैसे निकलो? बाहर निकलता हूँ। उन्होंने वो ट्रैक करते हैं, वो ट्रैक कर रहे हैं, और मुझे फौरन फोन आया था कि आप वापस चल जाए, मैं अपने एरिया से भी बाहर नहीं निकल सकता, अपने 4 दीवारी से। ओके, मैं बाहर निकलते लोगों को डंडे मार रहे हैं। ओके, तो लोग अपना कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, खाने पीने की चीजें और सारी। उन्होंने कहा कि सिर्फ आगरा में 1000 के करीब ऐसी टीम्स जो हैं वो उन्होंने बनाई हुई हैं, जो साथ हेल्पलाइन नंबर बनाए हुए हैं। आप फोन करते हैं और फौरन एक बंदा जाता है, आपको जो चीज चाहिए, खाने पीने की चीज चाहिए, वो खाने पीने की चीज या कोई भी चीज आप तक डिलीवर होती है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उसके लिए एक अलग हेल्पलाइन बनी हुई है। आप वहां फोन करते हैं, वही टीम जो है आपको बगैर पैसों के हुकूमत के खाते में जो है वो आपको सारा कुछ ला के दे रही है। ये इंडिया जैसा मुल्क, उसकी ये हिकमत अमली है। तो हम अमेरिका के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, मगर इस तरह कुछ इस तरह के गरीब मुल्कों के साथ तो कंपेयर कर ही सकते हैं अपने आप को। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अच्छा भाई देखें, ये जो हालत है ये हमने डिस्कस की कि जो एक गरीब आदमी है उसके साथ क्या हो रहा है, जो एक सफ़ेद पोश आदमी है उसके साथ क्या हो रहा है, मिडिल क्लास जो है वो भी इस वक्त जो है वो अच्छा खासा मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को इस वक्त हंगामी तौर पे क्या करना चाहिए? देर तो हो चुकी, 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लोगों वो पानी जो है ना वो नाक से ऊपर जाना शुरू हो गया। आप ये बताएं कि हुकूमत को हंगामी तौर पे क्या करना चाहिए कि किसी तरह इन हालात से आने वाले दिनों में लड़ाई की जा सके? कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए, हुकूमत को या लोगों को? सबको। कॉमन सेंस हुकूमत को भी करनी चाहिए। बिकॉज करना क्या है इसका, देखिए वबा आ गई है। मैंने, आपने, हमारे जितने आसपास लोग हैं, सब ने इस बीमारी की एंटीबॉडी अपनी बॉडी में प्रिपेयर करनी है। इसकी वैक्सीन नहीं है। सो आपको भी इन्फेक्शन होना है, आज नहीं कल होना है, मुझे भी होना है, आज नहीं कल नहीं परसों होना है। हमने स्पाइक रोक दी कि भाई अचानक से बहुत ज्यादा रश हॉस्पिटल्स में ना आ जाए, क्योंकि हम मैनेज नहीं कर सकते। अब इस स्पाइक रोक के लॉकडाउन में क्या हमने अपने को प्रिपेयर कर लिया, मैंने और आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, बिजनेसेस ने, अपनी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को प्रिपेयर कर लिया। जिस तरह आपने कहा कि जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, वो इतनी ज्यादा हो गई है, तो वो खत्म हुकूमत कैसे करेगी?
वो हुकूमत खत्म सिर्फ इन बिजनेसमैनों के कंधों पे कर सकती है। हुकूमत तो नौकरी नहीं दे सकती सबको, हुकूमत तो कारोबार नहीं चला सकती। इनके अगर कंधों पे होना है तो इनको सर पे उठाना होगा। जो आदमी कारोबार स्टार्ट कर रहा है उसको हेल्प करनी होगी। जो आदमी आज मुश्किल में है उसको एक बार राशन दे दिया आपने, 2 बार दे देंगे। खाली ये दाल और आटे से तो मसला हल नहीं है। सो आपको उसको कारोबार पे दोबारा लाना है और कारोबारी को ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये तो जान का मसला है ना। हर आदमी अपनी जान की हिफाजत करने के लिए सीख लेगा बहुत जल्दी, और हर आदमी हर लेवल पे इसको डिसेंट्रलाइज करके आपने मॉनिटर करना होगा। सो अगर मेरी दुकान परचून की है तो मुझे खुद मैनेज करना होगा कि मेरा एक आदमी के पीछे दूसरा आदमी कितने डिस्टेंस से खड़ा होता है, और वो चीजें। अच्छा, उसके लिए मेरा ख्याल है हुकूमत को नजर रखनी पड़ेगी, एक तरह ऊपर शेयर की नजर रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि ये तो जान का हमारा अपना मसला है, हम खुद ही रख लेंगे। हाँ, लेकिन कारोबारी को इस वक्त सर पे उठाना बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन के मसाइल हल करने हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, ताकि हमारा मुल्क आगे निकल सके, गुर्बत खत्म हो सके। सही सर, गुर्बत असल मसला है। बिल्कुल सही। और आपका कहना है कि वो सिर्फ जब तक जो कारोबारी तबका है, जब तक इन लोगों के साथ जो है वो बैठ के बात ना की जाए, जिन्होंने नौकरियां फराहम करनी है, जिन्होंने रोजगार फराहम करने हैं, इन लोगों को सहूलियात मुयसर करके इतना बढ़ाया जाए कि वो अपने 10 मुलाजमों में से 4 निकाले नहीं, बल्कि 10 के साथ जो है ना 5 और रखें। ठीक है, तो उनको कारोबार वसी करने का मौका मिले, जिससे एंड तक जो है वो फल मिले लोगों को। सर, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सर, मैं मोहम्मद एहसन फैंसाब फैसलाबाद से। फैसलाबाद से मोहम्मद एहसन साहब, की हाल है? ठीक ठाक हो? जी सर, अल्लाह की रहमत सर। क्या कहेंगे? जी सर, ये मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो लॉकडाउन हुआ है, मसला तो गरीब आदमी के लिए है। टीवी का वॉल्यूम कम कर दे ताकि जरा बात हो सके, वरना हमें मजबूरन कॉल काटनी पड़ेगी भाईजान। सर जी सर, मैं ये फैसलाबाद से ये कहना चाहता हूँ कि ये इधर किसी बंदे ने हमको नहीं पूछा यार, 2 महीने से हम घर में बैठे हैं। अच्छा सर, ये इधर पीटीआई के एमपी हैं जो नदीम आफर संधू साहब, ये दूसरे सर, वो लोग फेंकते हैं रोडों पर पैसे, और सफेद पोश आदमी वो पैसे उठा नहीं सकता। सही है। और खाना, वो जो कपड़े और वो जो राशन देते हैं वो 10-10 किलो देते हैं और लाइनों में लगा कर देते हैं। सारा दिन उधर गुजर जाता है। जब हमारी बारी आती है उस वक्त वो कहते हैं खत्म हो गया है। तकरीबन 2 महीने। एहसन साहब, आपके जो ख्यालात हैं वो हम तक पहुंच गए हैं। आप अपना नाम नंबर जो है यहाँ पे लिखवा दीजिएगा और फिर फोन बंद कीजिएगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। सर, ये हाल है और यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे हाल है। मैं भी जो सिंध के अंदर देख कर आया हूँ, कल की बात है, एग्जैक्टली हाल। और वो बेचारे तो ये तो फोन करके बता भी सक रहे हैं ना, वो बेचारों को तो ये भी नहीं पता फोन भी कोई चीज होगी, इतना भी नहीं होगा किस नंबर पे फोन करना है, कहाँ पे जाएंगे। बस बहुत ज्यादा गुर्बत, जहालत। अच्छा सर, देखिए मुझे ये बात बताएं कि ये चीज, इस तरह के वाकयात जो है वो तकरीबन हर ही शहरी को पता है कि ये हो रहा है। सबको पता है कि उसके करीब में या मतलब इस तरह के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके पास आज भी मदद नहीं पहुंची है। अपने अपने तौर पे सारे कर भी रहे हैं। तो क्या हुकूमत को इस बात का अंदाजा नहीं है? हुकूमत को ये क्या लगता है कि ये मर जाएंगे लोग? आसमान से तो नहीं आई ना, हमारे लोग, हुकूमत यही हमारे लोग हैं। अच्छा, हमने अपना माशरा कैसा बनाया, हमने अपना माहौल कैसा बनाया? तो फिर हम इनसे कोई तवक्को ना रखें। नहीं, आप अपने जब माशरा ही झूठा बना दिया है, आपने जब ट्रेन ही नहीं किया लोगों को कि झूठ गलत है, करप्शन गलत है, सिफारिश गलत है, जब आपने ट्रेन ही नहीं किया और यही लोग आगे आए हुए तो इसी तरह चलाएंगे। सर, दुनिया के 7.25 अरब लोग जो हैं उनमें से 80% बल्कि सारे ही लोग जो जहाँ पे लॉकडाउन है, मुश्किलात हैं, वो लोग सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं, अपने हुक्मरानों की तरफ, कि ये इनकी पॉलिसीज और इनके इस वक्त के लिए गए फैसले जो है ना वो हमें इस मुश्किल से बचाएंगे। उसके अलावा मतलब कोई इनके पास रास्ता नहीं है। हमारे पास मतलब एक तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके बाद हम हुकूमत को ना देखें।
मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मतलब पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देखिए ना, आप अगर माशरे को मेरिट के ऊपर नहीं चलाएंगे, माशरे को आप सच्चाई पे नहीं चलाएंगे, अच्छे लोगों को आगे नहीं करेंगे, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छाई? अच्छे लोग कहाँ से लेके आए? मुझे बताएं कहाँ से लेके आए अच्छे लोग, मुझे बताएं जरा आप। देखिए, आपको पता है कौन झूठा है कौन सच्चा है, आपको अच्छा। पता है कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है। माशरा ऐसा आप बना किसी दिया। गवर्नमेंट को देखें जिन्होंने अभी गवर्नमेंट बनाई है, ये सारे इधर उधर के लोग हैं। आपको इस बात का अंदाजा है ना कि कितने सालों तक ये जब नए लोग, टैलेंटेड लोग, पढ़े लिखे लोग सामने लेके आ रहे थे कि ये हमारे लिए करेंगे, किसी अल्लाह के बंदे ने वोट नहीं दिया इन लोगों को। जैसे ही पकड़ के ये पुराने चेहरे लेके आए, वही ब्रांड्स जो वही कारीगर लोग जो हैं वो आए और उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह एलो वोट। देखिए ना, वोट भी तो देखें कौन आप। डालता है, वोट किस तरह डलते हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई आदमी वहां का वडेरा है तो उसके सारे हारी किसान उसको वोट डाल देते हैं, उसने मैट्रिक किया है नहीं किया, वो आके इधर हेल्थ मिनिस्टर बन जाएगा या वो आईटी मिनिस्टर बन जाएगा, उसको बोले कंप्यूटर तो स्टार्ट कर लो, वो ऐप वाले फोन को नहीं स्टार्ट कर सकता। एग्जैक्टली वो अब आईटी और हेल्थ मिनिस्टर बना हुआ है, अब वो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट सूबे का चलाएगा। उधर 200 अरब रुपए हैं, वो 15 करोड़ रुपए लगा के आया हुआ है सियासत में, वो कहते हैं 15 के मैंने 30 करने। एक अजीब से सिस्टम के अंदर हम लोग। खैर सर, अल्लाह ताला हमारे हाल में बेहतरी करे सर। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। आप जैसे लोग जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम चाहते हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और ज्यादा हिम्मत अता करे। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। हम कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम एक नहायत ही अहम मौजू पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक है पाकिस्तान की मईशत से। पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए और पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके हवाले से कंस्ट्रक्शन जो तामीराती शोबा है इसमें काम करने की इजाज़त दी गई है और उसके साथ जो मुंसलिका जो उसके जो शोबाजात हैं उनको भी खोलने के बारे में कहा गया। तो मईशत में कंस्ट्रक्शन का और रियल एस्टेट का एक बहुत ही अहम रोल है। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ताकि कुछ जो आप नाजरीन जो हैं कैमरा के उस पर, आप दोस्तों के भी कुछ इल्म में इजाफा हो सके और हम भी कुछ नई मालूमात हासिल कर सकें और जो इस इंडस्ट्री के मसाइल हैं वो भी हम इस प्रोग्राम के तवज्जुद से आप सारे दोस्तों के सामने और हमारे जो हुक्मरान हैं उनके सामने हम रख सकें ताकि कुछ बेहतरी की तवक्को रखी जा सके। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हजरात मौजूद हैं, सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जुबैर रशीद साहब जो कि चेयरमैन हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी। माशाल्लाह। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं, ये जनरल सेक्रेटरी है नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट के जनाब मुदस्सिर सईद साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। गुड, माशाल्लाह। अच्छा जुबैर साहब, आपसे पहला सवाल है मेरा। रियल एस्टेट जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, एक बहुत अहम पार्ट है ये। मुझे ये बताइए कि इनका मईशत में क्या किरदार होता है और आप लोग मतलब इस डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री का दर्जा क्यों दिलाना चाहते हैं और किस तरह आप देखते हैं इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अब तक टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को मदऊ किया। एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। नवाजिश बहुत। एक्चुअल रियल इस्टेट के अंदर जो हम लोगों का किरदार है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि हम लोगों का जो स्टेट एजेंट्स रियलेटर्स हैं, हमारा किरदार ये है कि हम बग़ैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के हम लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। ठीक है। एज अपने क्लाइंट्स के साथ हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं होती उसमें। तो इसमें हमारा किरदार यही है कि हम जो है वो गवर्नमेंट की बगैर सपोर्ट के हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। ठीक है ना। हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं बोलते, हमारा सिर्फ मुतालबा यही है कि एक तो हमें लाइसेंस दिया जाए। ठीक है। जैसे कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर रियलेटर्स को लाइसेंस दिया हुआ होता है, लोगों ने उनकी मेंबरशिप होती है। उससे एक तो हम लोगों का एतमाद भी बहाल होगा, जो लोग हमारे बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओवरसीज़ वाले और दूसरे वाले भी। तो हमें सबसे पहले तो लाइसेंस इशू किया जाए
गवर्नमेंट से एक अपील है हमारी। नंबर 2 ये कि अब जैसे हमारे नॉर्थ अहमदाबाद के हम लोग तकरीबन कोई 300-350 मेंबर हैं। एक स्टेट इंस्टीट्यूट में कम से कम भी अगर 3 आदमी भी अगर होते हैं तो उससे अगर आप 350 आदमियों को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या तादाद आती है। उसके साथ फिर मजीद उसके घर वाले भी मौजूद होते हैं तो मजीद और ऐड अप कर लें तो ये तकरीबन एक छोटा सा नॉर्थ अहमदाबाद है, उसके अंदर तकरीबन ऐसे 25-30 हज़ार आदमियों का एवरेज बन जाता है जो लोग जिनका जो गुजर बसर है वो रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। रियल एस्टेट से। ठीक। अब होता ये है, और फिर वही बात मैं करूंगा आपसे कि हम ये चाहते हैं कि हमें जैसे इंडस्ट्री को अपना तामीराती शोबे को, जैसे अभी वजीर आज़म साहब ने ये दिया है कि इनको हमने इंडस्ट्री का दर्जा जो दिया है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी इसी तरीके से एक कोई ऐसा कानून बना के दिया जाए जिसमें हम लोगों को भी अपनी एक रिस्पेक्ट हो, ताकि लोग हम लोग पे ट्रस्ट करें। लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमारे ब्याफ के ऊपर ही, जैसे मैंने भी आपको ये बात बोली कि हम गवर्नमेंट की बगैर सपोर्ट के हम लोगों से रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, जिससे हम किसी को प्रॉपर्टी दिलाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिलाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई तो स्टैंप ड्यूटी लगती है ना, ट्रांसफर फीस लगती है, सीवीटी देते हैं, गेन टैक्स देते हैं, तो हम अपने बलबूते पे लोगों को कन्विंस करके रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम सिर्फ गवर्नमेंट से हमारे 2-3 ही मुतालबात हैं। एक तो हमें लाइसेंस इशू किया जाए, नंबर 2 कि हमारा रीरा का जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, नंबर 3 रीरा तो यहाँ पे नहीं है मेरा ख्याल, वो ये दुबई में है शायद, ये 2018 में पाकिस्तान के अंदर आया था। ओके। तो उसके बाद जो रीरा का जो सिस्टम है वो गालिबन जब दुनिया के अंदर ये सारा सिस्टम है तो वो शायद 90 नंबर पे पाकिस्तान का नंबर था, 90 नंबर पे। जब 2018 के अंदर ये अनाउंस हुआ तो 75% के ऊपर ही आ गया। अगर ये रीरा अनाउंस हो जाती है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, तो इससे जो हमारे ओवरसीज लोग हैं ना उनका देखें एतमाद बहाल होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं कि जब पाकिस्तान को बने हुए इतने टाइम हो गया, 72-73 साल हो गए, आज तक गवर्नमेंट के अंदर वफाक में और सूबाई हुकूमत में कोई कोलिब्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप इसी को देखें ना, ताज़ा मिसाल है कोरोना के अंदर भी, तो सिंध के अंदर और वफाक के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से देखिए मसले मसाइल तो हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया हम लोगों के कारोबार को, अभी तक हमारा ऑफिस नहीं खुले, हमें कितनी परेशानी हो रही है, लोगों को खाने पीने के मसले हो रहे हैं। देखिए हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन तो जो है एक वफाक में या हुकूमती सतह पे कोई काम होता है तो उसका जो हुकूमत के ही जो नुमाइंदे हैं, आप 4 या 5 लोगों से अलग अलग बयान दें, सारे अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब आटा चोरी हो गया, इस वजह से कट हो गया, कोई कह रहा है कि जनाब आटा दिसंबर में लोग ज्यादा खाते हैं इस वजह से कम हो गया, कोई कह रहा है कि जनाब हम लोगों ने स्टॉक कर लिया। किसी के पास एक चीज ही नहीं है, हर कोई अपने 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 बयान दे रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो एक ही होना चाहिए, वो हर जानिब से, वो बेशक वफाक से हो या सूबाई हुकूमत से हो या किसी कोई एक वजीर दे या कोई एक आम MNA MPA कोई भी शख्स हुकूमत की जानिब से अगर कोई तशरीह करे, तफसील बयान करे तो एक ही होनी चाहिए। तो खैर जनाब सर, एक वक्फे का वक्त आ गया, बीच में वक्फे से वापस आते हैं तो जनाब वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट का जो शोबा है ये मुल्की मईशत पे किस तरह असरअंदाज होता है, इस हवाले से बात हो रही है। और मेरे साथ स्टूडियो में ज़ुबैर रशीद साहब मौजूद हैं और मुदस्सिर सईद साहब मौजूद हैं। हमारे दोनों मेहमानों का ताल्लुक है नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट से। वक्फे से पहले बात हो रही थी ज़ुबैर साहब से, अभी हम बात करेंगे मुदस्सिर साहब से। मुदस्सिर साहब, मुझे ये बताइए कि जो रिलीफ तामीराती शोबे को मिला है, आप इस सारी पिक्चर को कैसे देखते हैं? उससे किस किस सेक्टर में आपको लगता है कि फ़वाइद हासिल होने वाले हैं और आप लोगों का अपना शोबा जो है उसके ऊपर क्या फ़ायदा होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात मुल्की तौर पर हमारे चल रहे हैं इस कोरोना वबा के बाइस, उसको देखते हुए भी जो वज़ीर आज़म साहब ने और हुकूमत वक्त ने जो फ़ैसला किया है, इसको हम बहुत इस पे हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस वक्त ये हमारे मुल्क की बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी कि किसी भी सेक्टर को ऐसा पैगाम दिया जाए या ऐसा फेवर दिया जाए जिससे हमारा पूरा मुल्क उठ जाए।
देखें, ये कंस्ट्रक्शन एक ऐसी फील्ड है कि इससे तकरीबन 70 से 80 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली वाबस्ता हैं, और जब ये कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो 70-80 इंडस्ट्रीज चलती हैं और उससे लाखों लोगों का कारोबार, लाखों लोगों को उससे बेनिफिट पहुंचता है। बिल्कुल सही है। घराने चलते हैं इससे, और ये पिछले 2 साल से आप समझ लें कि बहुत ज्यादा इस पे ज़रब आई हुई थी और ये रुका हुआ था। अब इंशाल्लाह जब ये हमारा मईशत का पहिया चलेगा और इंशाल्लाह रवा दवा होगा तो आप देखेंगे कि हमारा मुल्क बहुत जल्दी तरक्की की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। और इससे हमारे कारोबार पे ही नहीं, सब कारोबार पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान पे इसके बहुत अच्छे असरात आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों से आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में समझते हैं कि बेहतरी आ सकती है? मतलब वो कौन कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ जाएं या ऐसी सपोर्ट्स जो हैं वो मिल जाएं कि मामला हल होते हुए नजर आए आपको? सबसे पहले तो वफाक को और सूबों को एक पेज पर आना बहुत जरूरी है। ये बात आपने दूसरी दफा की है। मुझे बताएं कि इसमें आखिर एक पेज पे कहाँ पे नहीं है? क्या आप अगर सूबाई हुकूमत देखें, सिंध की हुकूमत देखें और वफाक देखें तो आपको क्या मुश्किलात नजर आती हैं? अभी देखें, जैसे वजीर आज़म साहब ने अनाउंस किया है, इसके अंदर पंजाब और केपीके के अंदर रिलैक्सेशन दे दिया उन्होंने, स्टैंप ड्यूटी पे भी और सब चीज़ों के ऊपर। अच्छा, हाँ, ओके। टैक्सेस की बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल से शायद उसके अंदर केपीके और पंजाब के अंदर स्टैम्प, जैसे पंजाब हुकूमत है उसमें शायद 2% कर दिए और फेडरल 1% गालिबन की है, और फेडरल में 1% है। ठीक है। अभी हम सिंध में क्या है? हाँ, अभी जो नया उन्होंने वहाँ पे कानून बनाया। ठीक है। सिंध में क्या है? सिंध के अंदर अभी कुछ पता ही नहीं। सिंध के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लूँ कि वजीर आज़म साहब ने या वफाक ने कहा है कि सूबाई सतह पर और वफाक दोनों पे 1% टैक्स को लिया जाए प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे। हमारे यहाँ क्या है कि वफाक से 1% टैक्स कर दिया वफाक ने, जिसको एडवांस टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स पे जो लगता है, और सिंध गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर रही है 4% टैक्स, जो कि देखें लास्ट ईयर क्या हुआ, 2018 में सिंध गवर्नमेंट वैल्यू थी, जैसे हमारे समझ लीजिए कि 250 गज का अगर प्लॉट है तो 18,500 रुपए तकरीबन उसकी पर स्क्वायर यार्ड फीस बनती है, जिससे हम ये टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। इन्होंने एकदम इसको 48,500 हजार रुपए रेट कर दिया और उस पर टैक्स चार्ज होता है 4%। तो जो हमारी ये बात है कि दोनों को एक सतह पर आने का मसला है, वो इस सेंस से आए कि जो वफाक टैक्स 1% ले रहा है तो सूबाई इदारे भी 1% टैक्स ले। इससे हमारे प्रॉपर्टी के बिजनेस को बहुत फायदा होगा और हमारे काम को रवां दवा तरीके से चलेगा, यानी आम आदमी प्रॉपर्टी खरीदने में इजी फील करेगा और काम अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। सही बिल्कुल सही। सर, एक छोटा सा वक्फा फिर से आन पहुंचा है, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर हम ये बात करना चाहेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमर्शियल कन्वर्जन है प्लॉट्स की, ये बंद की हुई है ना, रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो है ना कमर्शियल हो रहे थे उन एरियाज में जो है, इसको बंद होना चाहिए, शुरू होना चाहिए? इससे लोगों को, हुकूमत को, मईशत को कोई फर्क पड़ सकता है? इससे कोई बेहतरी आ सकती है? इस बारे में बात करना चाहता हूँ। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड, रियल एस्टेट के शोबे के हवाले से। और मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हजरात मौजूद हैं, इनसे इसी हवाले से बात चल रही है, जिनका ताल्लुक है नॉर्थ नाज़िमाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट। अच्छा जुबैर साहब, मुझे ये बताइए कि हमने सुना है कि KDA ने बेतहाशा टैक्सेस बढ़ा दिए, तो इनके टैक्सेस बढ़ाने से इस पूरे शोबे को किस तरह जो है वो दुश्वारी का सामना है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं आपको ये बात बताऊं, तकरीबन मुझे कोई 30 साल हो गए ये काम करते हुए। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है ना। और मेरे वालिद साहब ने ये काम शुरू किया था, तकरीबन ये समझ लें कि उनको भी तकरीबन कोई 45 साल, तो ये समझ लें 45 साल से हमारा समझ बिजनेस खानदानी काम। हाँ, ये समझ एक टाइम के अंदर जब KDA बना तो ग्राउंड और 1 आने रुपए गज होता था, ट्रांसफर फीस 1 रुपए गज होती थी, सस्ता टाइम था। अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली बढ़ाते गए, जैसे जैसे मुल्क तरक्की करता गया। आज से कोई 2-3 साल पहले तो मिसाल के तौर पे दे देते हैं कोई 500 गज का प्लाट है, उसकी 50 रुपये ट्रांसफ़र फीस थी, गवर्नमेंट ने वो बढ़ा दी 100 रुपये। फिर आज से फिर कोई 1.5 साल पहले
150 रुपये ट्रांसफर फीस थी, अब उन्होंने बिल्कुल 100 टाइम्स बढ़ा दी, यानी कि 300 रुपये गज कर दी। अच्छा, 300 रुपए गज। जी, पर 150 यार्ड से 300। जो ट्रांसफर 150 रुपये से 300 रुपये कर दी। ओके। इसी तरीके जो भी और मजीद फीसें वो भी सब बढ़ा दी, दोगुने तिगुने दोगुने डबल कर दी ना। तो देखिए तरीका उसका ये ये तो आदमी- अच्छे खासे हजारों लाखों में बन जाते होंगे पैसे। जी 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 बिल्कुल। हाँ। अब ग्रेजुअली इसको बढ़ाना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर 500 गज का हम कोई प्लॉट या मकान ट्रांसफर कराने के लिए जाते हैं, डेवलप 150 के हिसाब से 70-75 हजार रुपये बनते होंगे, अब हो गए वो 1.5 लाख रुपए। हाँ। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से थोड़ा काम में फर्क आया। अच्छा, तो खरीदार जो है वो इससे मतलब परेशान है ना, परेशान होता है। ना। ओके, ठीक है ना। तो मैंने कहा जहाँ इतनी ये देखिए, मिलियन ये- और करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है वहां पे 70-75 हजार लाख 1.5 लाख रुपए क्या ठीक है, आपकी बात बिल्कुल वजह है। चलिए भाई, 2 करोड़ का मकान लिया, 1.5 लाख रुपए दे दे, हाँ सही है। ठीक है ना, ये तो ऑफिशियल फीस हो गई। हाँ सही है। फिर देखें, मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूंगा, 1.5 लाख ले रही है ना, ले, मगर ये जो अंडर टेबल वाला सिलसिला है वो इससे ज्यादा जाता है। अच्छा नहीं, एक मिनट, हाँ। क्या इसके साथ साथ रिश्वत और दूसरे मामला भी सब चल रहे थे? जी जी, वो तो बिल्कुल भरपूर चल रहा है, क्या समझे। और ये भी सिर्फ ट्रांसफर फीस ही नहीं है, ये और भी देखिए, मैं बता दूं, लेते हैं। देखिए ट्रांसफर फीस 1.5 लाख रुपए मिसाल के तौर पे, इससे ज्यादा तो वो अंडर टेबल चला जाता है। इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफिस का भी मसला है, और आपको वो सारा कुछ देना पड़ता है। वो तो करना भाई देना पड़ता है भाई, काम नहीं होता, काम नहीं होता है। वो फिर फुटबॉल बना देते हैं जी आदमी को, इधर से उधर, उधर से, कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर किसी की कंप्लेन करो तो बोलते जी कर दो, कोई किसी का आदमी है, कोई किसी का आदमी है, तो उस कैसे सिस्टम सही होगा। इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफिस का भी मसला है। फीस होती है, फर्ज कर ले अगर किसी मकान की फीस 1 लाख रुपए है, वो हम ऑफिशियल फीस दे रहे हैं ना, तो वो इससे ज्यादा तो मांग लेता है, नहीं जाओ तो फिर वो काम नहीं करता है। तो उसके मतलब उस रास्ते को अपनाते हुए ये फीस भी अदा करनी पड़ती है। जी 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 जी, ये तो पहले देनी पड़ती है जी। उन पैसों को तो उधार होता है ना, वो भी पहले ही देने पड़ते होंगे। जी जी, वो भी बड़ा सिस्टम है, वो सब चीज का सिस्टम है। तो अच्छा, तो इसमें जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है और जो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको कोई सख्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और ये जो करप्शन के खिलाफ जो इन्होंने आवाज उठाई हुई है, तो यहाँ इन इदारों की करप्शन को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, करप्शन के लिए सब आवाज उठा रहे हैं, मगर कोई एक पेज पे नहीं आ रहा, न फेडरल आ रही है न सूबे आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सही है, सही है। नंबर 2 बात ये है कि जब अगर कोई आवाज उठाता है या कुछ होता है, अगर फर्ज कर ले हम किसी की कंप्लेन करते हैं, तो कोई पुरसान हाल नहीं है। वो देखें, किसी को सस्पेंड करने का कोई फायदा नहीं होता है, वो दोबारा आ जाता है फिर सीट के ऊपर। सही, ठीक है ना। अभी आप जैसे बिल्डिंग कंट्रोल का सिस्टम ले लें, अभी अगर किसी का नक्शा पास कराने के लिए जाते हैं, तो उसका एक कानून है कि 6 महीने के अंदर कमर्शियल प्लॉट का नक्शा पास होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। अब उसकी फीस मिसाल के तौर पे 80 लाख रुपए है, कोई 1000 या 2000 गज का प्लॉट अगर कराते हैं, ठीक है ना, 80 लाख। ओके, तो उसकी नक्शे की अप्रूवल की फीस ऑफिशियली, वो भी पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से गवर्नमेंट ने कर रखी है। भाई 240 गज के ये पैसे, 500 गज के ये, 400 गज के ये, 1000 गज के ये। तो इतनी बड़ी अमाउंट में भी आपको जरा दूसरा रास्ता लोग सर वो बता रहा हूँ ना मैं आपको। देखिए, फिर मैं कोई बात करूंगा तो फिर लोग बोलेंगे कि यार देखो ये इतनी खुल के बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, आप सच बताइए, जो सच है वो बताइए। 80 लाख रुपए फीस जाती है, हाँ। और इससे डबल ही अंडर टेबल भी जाता है, ठीक है ना। इस बात के ऊपर कामरान खान के प्रोग्राम में दुनिया टीवी के ऊपर बाकायदा इतने प्रोग्राम हो चुके हैं, और उन्होंने खुल के ये बात बोली है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में ठेका सिस्टम चल रहा है, केडीए में चल रहा है, बिल्डिंग कंट्रोल में चल रहा है। जब मीडिया में ये सब बातचीत चल रही है तो अरबाब इख्तियार को पता नहीं है ये बात, चीफ जस्टिस साहब को पता नहीं है ये बात है। और इस प्रॉब्लम से हम लोगों को जो रियल एस्टेट एजेंट है बहुत प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि यार आप लोग खा रहे हैं, यार खाएंगे भाई। अच्छा, जो क्लाइंट है वो ये शक करता है कि ये जो रिश्वत के पैसे हैं ये आप लोग खा रहे हैं, आप मिले हुए हैं। जी जी जी, ओके, ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा मुदस्सिर साहब, मुझे ये बताइए कि वक्फे से पहले हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लॉट की कमर्शियल कन्वर्जन बंद की हुई है, तो इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है? एक जो तासुर हमारे ज़हन में वो ये कि जो रेजिडेंशियल जगह है उसको रेजिडेंशियल रहना चाहिए, वो कमर्शियल होती है तो वो सारा इलाका डिस्टर्ब हो रहा होता है। कमर्शियल की वजह से देखें गाड़ियां, पार्किंग और पता नहीं शोर, वो एक रेजिडेंशियल जो इसका असल जो रूह होती है ना वो उसकी खराब हो जाती है। ये एक तासुर जो है वो लोगों के ज़हन में ये, असल में हकीकत क्या है जरा ये बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। जनाब,
देखें, ये जो कन्वर्ट कराया गया था, ये डेवलप एरियाज के लिए ऑप्शन आया था। ठीक है। किसी भी देखें आप तरक्की याफ्ता ममालिक को अगर आप देखें तो उसमें जो बेसिक है, ग्राउंड रूट्स है ना, वो कंस्ट्रक्शन का शोबा है। और जब एरिया आपका 50 साल 60 साल पुराना हो जाता है, देखें कराची के जो MPGO या मास्टर प्लान में हमारा सिस्टम बना था, उसमें जितने भी पुराने एरियाज हैं ना, उसमें 200-200 फीट रोड्स हैं, 300-300 फीट मेन रोड्स बनी हुई हैं, जिसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। और पहले से ही वक्त की जरूरत को देखते हुए और बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए डेवलप एरियाज में ये चीजें होती हैं और ममालिक में भी होती हैं। 2003-4 के अंदर ये बाकायदा तौर पर कमर्शियल डिक्लेयर की गई रोडें, 26 रोडें तकरीबन कराची की कमर्शियल की गई थी। अच्छा, उस पे होता क्या है कि जब आप कोई कमर्शियल डिक्लेयर करते हैं चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको खास तौर पर नजर देनी पड़ती है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा करना पड़ता है, तब जाके आप एक तरक्की याफ्ता ममालिक की टक्कर पे जाके खड़े होते हैं। ठीक है। अब जब आपने ये कर दिया और 15 साल ये सिलसिला चलता रहा, लोगों ने अपने तमाम इन्वेस्टमेंट इसमें की, बिल्डर्स ने खूब इसके अंदर प्लॉट परचेज किए, आम आदमी ने इसमें फ्लैट बुक कराए, शॉप्स लिए, सब कुछ किया। अब ये 2 टाइम 3 टाइम बिक चुकी हैं एकदम, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिगड़ती हुई कैफियत को देखते हुए हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिब हैं, उन्होंने इस पे बैन लगा दिया कि इस वक्त कमर्शियल जितनी भी कन्वर्ट प्लॉट्स हैं या आपने करवाए हैं, इस पे अब कोई प्रॉपर्टी पे आप इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो जो पहले के जो हो चुके हैं वो उस पे तो फिलहाल उन्होंने कहा कि जो हो चुके हैं बस वो वहीं रुक जाएं। अच्छा। लेकिन जो अब मजीद होना जा रहे हैं वो नहीं होंगे। वो नहीं वो होंगे। अपनी जगह वो भी सही है। देखिए, आपने भी जैसे कहा कि कमर्शियल अब पार्किंग का इशू है और सेवरेज लाइन का इशू है, वाटर लाइन का इशू है। की वो रोड स्ट्रीट्स जो हैं वो उस हिसाब से नहीं होती, कमर्शियल के हिसाब से। मेरी गुजारिश है कि देखें, ये ओवरनाइट फैसले जो है ना हमारे मुल्क में, इसको नहीं होना चाहिए। अच्छा। इसका एक टाइम फ्रेम हो। देखें, ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, रोड पे जो प्लॉट्स आ रहे हैं लोगों ने परचेज किया हुआ है। सही है। होता क्या है कि एक आदमी ने अब एक प्लॉट लिया, 4 पार्टनर है, उन्होंने कोई मिसाल के तौर पे 1 एकड़ का प्लॉट ले लिया। अब उनका वो पैसा उसके अंदर फ्रीज हुआ हुआ है। वो मुल्की मईशत में अगर वो पैसा चले, पैसा लगे और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगेगा, उससे आपका मुल्क चलेगा, इंडस्ट्रियां चलेंगी। फिर क्या होगा कि जो लोग परचेज करेंगे उनका बेनिफिट। फिर इसमें देखें, हमारा बिजनेस जो है ना, बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट, हमें इसमें बेनिफिट होता है। हम अपने क्लाइंट को इसमें फ्लैट्स दिलाते हैं, शॉप्स दिलाते हैं। देखें, बिल्डर तो एक वक्त में आके इसका काम खत्म हो जाता है और चला जाता है। हम लाइफ टाइम इसको सेल कर रहे होते हैं, हम इसको लाइफ टाइम परचेज सेलिंग में लगे हुए होते हैं। इससे में फायदा। तो हमारी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान से कि खुदारा इस पे थोड़ी सी नजरसानी करें। देखें, ये रिलेटेड है, जो हमारे पैकेज दिया ना वजीर आजम साहब ने, उससे रिलेटेड है। ठीक है। अगर ये हमें ये बेनिफिट नहीं मिलता ना, ये रोड्स नहीं खुलती, तो इस पैकेज का हमें कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, यानी कि ये वो सही राइट टाइम है कि इस सिनेरियो में जो है ना थोड़ी नजरें अपनी अगर ये खुल ताकि जाएगी, देखा जाए। ये मसला भी इसी के साथ ही हल किया जाए जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ। पता नहीं दोबारा कितनी सदियों बाद जाके बारी आनी है दोबारा किसी डेवलप एरियाज इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, मुझे ये बताइए अपना ज़ुबैर साहब के जो सिंध गवर्नमेंट ने एक वैल्यूएशन चार्ट दिया हुआ है ना जी। उससे जो खरीदार हैं या जो प्रॉपर्टी के जो फरोख्त करने वाले हैं उनको क्या फायदा होगा? देखिए जी, उससे आम आदमी को नुकसान है। जो वैल्यूएशन, ये किस वैल्यूएशन चार्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करें। देखिए, आज से 2017-18 में एक मकान की वैल्यू 18,000 या 19,000 रुपए पर यार्ड बनती थी। ठीक है। फिर अभी ये 2019 के अंदर ये तो बिल्कुल ही 18,000 से 48,000 रुपए गज कर दी। तो जब अच्छा। उस मकान की वैल्यू 2018-19 में बनती थी 45 लाख रुपए मिसाल के तौर पे, ठीक है। आज वो बनती है 1.25 करोड़ रुपए। ओके। तो एक ये साल में बहुत एक बड़ा साल के difference अंदर ये एकदम जम कर गया। इसको ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। देखिए, ये एकदम जो एक झटका लगा ना, उसकी वजह से भी प्रॉपर्टी को स्लम आया, हमारे कारोबार को भी फर्क पड़ा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा उस हिसाब से। सही है, सही है। तो हमारी वजीर आला से और वजीर बल्दियात साहब से यही गुजारिश है कि जो हमारा नॉर्थ आज़ाबाद है उसको उन्होंने कैटेगरी 1 में ले लिया, जिसकी वैल्यू 48,000 रुपये बनती है। इसको बराए मेहरबानी कैटेगरी 2 में लेकर आया जाए ताकि इसकी वैल्यूएशन कम हो, सही है। काम खुले और उस पर स्टैम्प ड्यूटी जो जैसे वजीर आजम साहब ने पैकेज दिया है KPK में और पंजाब में, उसी सिस्टम में लेकर आना चाहिए। इसलिए कि एक पेज पे होंगे तो काम बहुत अच्छा चलेगा, वरना सब परेशान रहेंगे इसी तरह। सही है। सर, ये गेन टैक्स क्या होता है, इस बारे में आप बता रहे थे, थोड़ा सा बताएं। इस हवाले से भी कोई परेशानी का सामना है? गेन टैक्स के लिए है
कि अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है तो जो भी उस पर गेन करता है उस पर टैक्स देता है। अच्छा ठीक है। अभी वजीर आजम साहब ने बहुत अच्छा पैकेज दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। वजीर आजम साहब ने जो पैकेज दिया है वो बिल्डअप प्रॉपर्टी पे दिया है कि अगर मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें अगर आपने कोई मकान ख़रीदा है तो उसके ऊपर आपको उन्होंने एक तो जो आपकी पेमेंट है वो बिल्कुल ब्लैक को वाइट हो रहा है, उसमें कोई पूछगछ नहीं है। अच्छा ठीक है, ये उससे रिलेटेड सही है, समझ गया। मगर इसमें वज़ीर आज़म साहब को प्लॉट में भी देना चाहिए, उन्होंने प्लॉट में शायद नहीं दिया है ये, इसलिए कि ओके। आदमी प्लॉट लेगा बनाएगा तो कुछ करेगा ना। अच्छा सही है, अगर प्लॉट के साथ जो है ना वो 4 चीजें और ज्यादा हाँ, जुड़ी हुई देखो नजर उससे आती हैं। फिर हाँ, और भी सही। लोग अटैच हो जाते हैं जिनका रोजगार चलता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा एक- सर, एक चीज और जरा जी, please। बताइए, फरमाइए। हमारी दरख्वास्त ये है कि इसको रिलीफ दिया जाए मजीद, गेन टैक्स को, इसको इस जगह पे रोका ना जाए कि एक प्रॉपर्टी के लिए, इसके अंदर कोई नजरसानी की जाए कि उसके अंदर 3 साल का ड्यूरेशन दिया जाए या कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कंटिन्यू चलता रहे। और इसमें मैं एक और भी दरख्वास्त करूंगा कि जो गेन होता है उसके बाद तो एफबीआर उसमें शायद 20% वो मांगती है, 20% क्या मांगती है? गेन करती है ना कि भाई अगर आपने अगर 50 लाख रुपए कमाया है, प्रॉफिट किया तो उसमें 20%, तो अगर 20% उसको देगा तो फिर आम आदमी को प्रॉफिट क्या हो? ठीक होगा तो सर, उसके अंदर उसको रिलैक्सेशन का कम से कम 3 या 4 या 5% करना चाहिए। बिल्कुल सही होगा सर। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपका भी बेहद शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का वक्त किस तरह खत्म हो गया पता भी नहीं चला है, और हमारी हुकूमत से इल्तजा है कि ये जो मामलात हैं जिनसे एक आम आदमी का रोजगार जुड़ा हुआ है, और मतलब अगर किसी बड़े आदमी का भी अगर इसमें फायदा हो रहा है तो वो भी अपने कारोबार को बढ़ा के अपनी नौकरियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट करेगा, दूसरे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों में खुशहाली जो है वो फैलेगी इससे। तो इस बारे में जरा संजीदगी से कानून साजी करने की जरूरत है, और सबके मफादात को सामने रखते हुए जो है ना कानून साजी की जाए, ये हमारी हुकूमत से इल्तिजा है। फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत, आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।